वेलकम डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। हम आपके बीच हमने जैसे पहले लेक्चर में पॉलिटी के कुछ एमसीक्यूज आपके बीच में रखे कि हमने बोला है आपको कि नेक्स्ट एग्जाम आपकी यूपीएससी की जो भी एग्जाम आपकी एनडीए सीडीएस की आप एग्जाम दे रहे हैं, खासकर एनडीए के बच्चे जो सितंबर में आपकी एग्जाम है, उनके लिए हमने कुछ स्पेशल पॉलिटी के एमसीक्यूज तैयार किए जहां से आने के चांसेस आपके एग्जाम में होते हैं। और अगर हमारे और भी लेक्चर आपको ज़्यादा सुनना है तो मैं आपको एक गाइडेंस देता हूं कि हमारा फोर्स डिफेंस एकेडमी का ऐप है जिसका नाम है एफडीए ऑनलाइन। आप प्ले स्टोर पर जाइए और एफडीए ऑनलाइन नाम से हमारा ऐप वो डाउनलोड कीजिए, तो हमारे सारे प्रॉपर लेक्चर भी वहां पर आपको क्लासेस वगैरह के मिलेंगे जिसमें आपको आंसर देने में काफ़ी ईजी होगा। मैं आपका आज यहां पर जो टॉपिक्स लेने जा रहे हैं हम पॉलिटी के एमसीक्यूज के टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है, आप नाम पढ़ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स और पार्लियामेंट, जहां से पॉलिटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस माने जाते हैं। और आपको पता है कि इंडियन पॉलिटी, अगर आपको ये टॉपिक्स पता है तो आप इंडियन पॉलिटी के बहुत सारे आंसर्स जो एग्जाम में आते हो आप सोल्व आसानी से कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आइए, हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके लिए यहाँ पे चूज किए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पर हम चलेंगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के बारे में पूछा है तो कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। आसानी से ढंग से क्वेश्चंस थोड़ा पढ़ा। पहला ऑप्शन है, प्राइम मिनिस्टर इज द नॉमिनल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नॉमिनल हेड का मतलब होता है नाम मात्र का, और हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नाम मात्र का नहीं होता है, तो पहला तो ऑप्शन नहीं है। दूसरा है, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। ये भी सही है, वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ही कैन नॉट डिसमिस एनी ऑफ हिज मिनिस्टर। क्या वो, और क्वेश्चंस ध्यान रखना करेक्ट पूछा गया है, ही कैन नॉट डिसमिस एनी ऑफ हिज मिनिस्टर, ये भी है। प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी है। तो राइट आंसर करेक्ट पूछा है तो क्या आएगा, डी ऑप्शन, प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये वास्तविक मंत्री परिषद जो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसका रियल यानी प्रमुख होता है। तो राइट आंसर आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the Indian Constitution describe the appointment and disqualification of the Council of Minister? स्पष्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि किस आर्टिकल में मेंशन हुआ है कि जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट किया जाता है और उसको डिसमिस कर दिया जाता है। हम आर्टिकल 70 पढ़ते हैं, ये इसका कहीं से कहीं रिलेशन, ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड आता है। 72 भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड, 74 और 75 बिल्कुल आते हैं। लेकिन क्या पूछा, अपॉइंटमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि किस बेस पे किया जाता है। तो ये आपका आर्टिकल आएगा ऑप्शन डी, यानी आर्टिकल 75 में इस चीजों का मेंशन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल। देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हाँ, जो देश की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है यानी पूरी मंत्री परिषद होती है, वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आप कंफ्यूजन करने के लिए आपको ऑप्शन दे दिए। पहला, टू द हाउस ऑफ द पीपल, आपको पता है कि हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा, तो आप राइट। लेकिन बाकी के ऑप्शन भी दे रखे उसमें, अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन, बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन के अंडर होता है, ये भी सही है। एज पर आर्टिकल 75 सब आर्टिकल 3, ये भी सही है। एज पर आर्टिकल 74 सब आर्टिकल 3, ये सही नहीं। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट देना है 1 2 3 तीनों सही है। तो कहां दिख रहा है आपको, 1 2 3 ऑप्शन बी में दिख रहा है, 1 2 3। ठीक है, तो राइट आंसर। तो कई बार कंफ्यूजन आप क्रिएट करने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन भी यूपीएससी फ्रेम करता है। द प्राइम मिनिस्टर इज, अब प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा कि प्राइम मिनिस्टर है क्या है, इलेक्टेड बाय द लोकसभा, क्या लोकसभा इलेक्टेड करती है। इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, क्या पार्लियामेंट इलेक्टेड करती है। अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है। नॉमिनेटेड बाय द पार्टी मेजोरिटी ऑफ लोकसभा। देखो, प्राइम मिनिस्टर तो वो चीज होती है जिसको क्या कर दे, राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट कर दे। तो सिंपल सा है, इस पे आपको कई बार कंफ्यूजन भी होंगे, आप डी ऑप्शन लगा के आओगे कि वास्तव में नॉमिनेटेड बाय द पार्टी मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा, वही प्रेसिडेंट बन। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट किसी को भी बना सकता है। ठीक है ना, तो
तो ये मामला जो है देश का प्रधानमंत्री वही बनता है जो प्रेसिडेंट उसको चूज करे। वैसे नॉमिनेटेड बाय द पार्टी इन द मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा वो होती है तो उसी को बनाता है, लेकिन इस ऑप्शन में आपको क्या देखना, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल, सो वही बात किसके प्रति होती है, यूनियन काउंसिल मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के प्रति होती है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट। तो आपको ऑप्शन लगाना है डी, ओनली टू द लोकसभा। लोकसभा के लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल मैं बताता हूं, क्योंकि हाउस ऑफ द पीपल है, लोगों का हाउस है, इन्हें देश की जनता के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट फॉलो एज ए कन्वेंशन। देखो दो तीन चीजें, एक तो ये वर्ड आपको स्पष्ट करना होगा, ठीक है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये नॉट एक्सप्लिसिटली, ये जो इसका मतलब होता है ना पूर्ण स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया, इसका मतलब होता है, कन्वेंशंस का मतलब होता है स्वाभाविक है। क्या है, तो पहली चीज देखते हैं कि क्या इनमें से स्पष्ट रूप से संविधान में नहीं कहा गया लेकिन फिर भी उसको माना जाता है या नहीं, वो परंपरा देश में अभी भी चलती। क्या है, द फाइनेंशियल मिनिस्टर्स टू बी मेंबर ऑफ द लोअर हाउस, नहीं कोई जरूरी नहीं, वो कहीं से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। द प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ ही लॉस द मेजोरिटी इन द लोअर हाउस, प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ द लॉस मेजोरिटी, ये तो बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री अगर अपनी मेजोरिटी खो देता तो उसको क्या करना पड़ता है, इस्तीफा। तो परिपाटी ये स्पष्ट नहीं है लेकिन ये चल रही है, तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। लेकिन एक बार आप ये भी पढ़ लो, ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया आर टू बी रिप्रेजेंटेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये तो सही है, मेंशन भी है। इन द इवेंट्स ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट डिमिटिंग ऑफिस सिमल्टेनियसली बिफोर द एंड ऑफ द टेन्योर, स्पीकर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विल ऑफिशिएट एज द प्रेसिडेंट। देखो ये तो स्पष्ट रूप से कहा गया इनके बारे में, तो इसका लेना देना, लेकिन बी ऑप्शन स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया, लेकिन देश में ये पूरी जो परिपाटी है, जो पूरा रूल से ये चलता है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर रिक्वायर्ड टू ए टेबल नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल मिनिस्टर। क्वेश्चन को पढ़ो कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रति अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव तो कितने मेंबर होना चाहिए, आप स्पष्ट रूप 30, 40, 50, 60, तो अब इसको पता है कि ये नंबर आप कहीं नहीं सुनते, आप 50 नंबर आप हर जगह सुनते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आपको चाहिए मंत्रिपरिषद के खिलाफ, तो आपके पास उस पर कितने लोगों के साइन होना चाहिए, 50 लोगों के साइन होना चाहिए, ठीक है ना, स्पष्ट रूप से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल बोथ टू द लोकसभा एंड राज्यसभा। देखो ए जो है ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपको पता है ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल बोथ बता रहा है, तो आप मैंने अभी अब पिछले क्वेश्चन में हम चर्चा की किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, ओनली लोकसभा, तो ये तो सही नहीं हो सकता। सेकेंड है, द मेंबर ऑफ बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा आर एलिजिबल टू द मिनिस्टर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। देखो कोई व्यक्ति चाहे वो राज्यसभा से लोकसभा मिनिस्टर बन सकता है, तो अब आपको देखना है कि आर सही है लेकिन ए गलत है, तो कहां आपको दिख रहा है ये ऑप्शन, तो ऑप्शन डी में जाओगे आपको मिलेगा ए इज फॉल बट आर इज ट्रू, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस भी आप पढ़ो और उसके आंसर इजीली आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज लिमिटेड द नंबर ऑफ सेंट्रल मिनिस्टर्स 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द लोकसभा। देखो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था जिसमें कहा गया था कि हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो 15% से ज्यादा नहीं होगी लोकसभा के। तो कौन सा अमेंडमेंट में कहा गया, तो ये कहा गया था 91st अमेंडमेंट 2003 में कहा गई थी ये बात, है ना। तो इसलिए ये सब जगह लागू होता है, चाहे ये पार्लियामेंट में लोकसभा हो या स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली हो, ठीक है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट, द स्टेट सीट्स एलोकेशन इन द लोकसभा इज बेस्ड ऑन। देखो जो राज्यों की सीट होती है वो किस पर बेस्ड होती है, जो लोकसभा की सीटें होती है किस पर बेस्ड होती है, पॉपुलेशन, एरिया, पॉवर्टी या लैंग्वेज। तो एक बात है, आप जानते जनता जो है पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटों का वितरण किया जाता है। आपको पता है कितनी, अभी 545 है, ठीक है, तो ये जनसंख्या के आधार पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर कंप्लीटिंग द इट्स फ्रॉम द लोकसभा कैन बी डिसोल्व।
अब आपको पता है लोकसभा कब डिसॉल्व होती है, तो आपको यहां पढ़ना पड़ेगा। बाय द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, बाय द डिस्क्रिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बाय द डिस्क्रिशन द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब आपको ऑप्शन में एक तो दिखेगा, आपने पढ़ा होगा कि प्रेसिडेंट करता, तो आप इस पे टच करोगे, और यहां भी दिख रहा है, तो याद रखना बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये ऑप्शन सही होता है। प्रधानमंत्री जब बोलता है, प्रेसिडेंट उसको क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, द टर्म ऑफ द लोकसभा। डियर स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन है आपके लिए स्पेशल फॉर्म किए गए एनडीए के बच्चों के लिए, बाकी यूपीएससी एस्पिरेंट भी इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें आप। द टर्म ऑफ लोकसभा, अब लोकसभा के बारे में कौन सी टर्म यहां पर करेक्ट है या उससे रिलेटेड, कैन नॉट बी एक्सटेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 months एट ए टाइम, can be extended by 1 year at a time during the proclamation of emergency, D option can be extended for 2 years at a time during a proclamation of emergency। देखो टर्म के बारे में पूछा है लोकसभा की, क्या ऑप्शन हो सकता है, और हम देखते हैं कि इसका इतिहास 1975 जब देश में इमरजेंसी लगी तब लोकसभा कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। तो यही ऑप्शन आपको कहां दिख रहा है, सी में दिख रहा है, कैन बी एक्सटेंड बाय द 1 year at a time द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के समय सिर्फ 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, टेन्योर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, द राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ, अब राज्यसभा के बारे में पूछा है, राज्यसभा कंसिस्ट कितने मेंबरों से मिलकर बनी, 280 मेंबर्स, विच 20 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। देखो ये तो है नहीं, कहीं से कहां तक नहीं है। नेक्स्ट है आपका कैन बी एक्सटेंड बाय द 6 months एट ए टाइम, ठीक है। ठीक है, राज्यसभा के बारे में तो ये तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट है 275 मेंबर ऑफ विच और 80 मेंबर आर नॉमिनेट, ये भी नहीं हो सकता। 250 मेंबर ऑफ विच, तो आपको पता है 250 है तो ये हो सकता है, लेकिन आगे का और पढ़ लो, 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये ही सही होता है, 250 मेंबर है जिसमें से 12 लोगों को प्रेसिडेंट क्या करता है, अपॉइंट करता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राज्यसभा इज करेक्ट, राज्यसभा के बारे में क्या सही है, तो ऑप्शन ए देखेंगे, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ये तो सही है। अब आपको 4 ही ऑप्शन है, तो सबसे पहले आपको पता लग गया कि ऑप्शन तो स्वाभाविक बात है, राज्यसभा डिसोल्व नहीं होती, तो ये कोई डिसोल्व होने का सब्जेक्ट नहीं है। फिर बाकी के आप पढ़ सकते हो, इट्स मेंबर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, आपको पता नहीं होते। इट्स रिक्वायर्ड टू चूज एज सून एज मे बी मेंबर ऑफ द राज्यसभा बी द चेयरमैन ऑफ देयर ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द राइट टू स्पीक इन द राज्यसभा, बिल्कुल है, वो किसी भी हाउस में बोल सकता है। तो आपको ऑप्शन यही दिख गया जो राइट आंसर रहेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबरशिप मे बी टर्मिनेटेड इफ ही रिमेन एब्सेंट विदाउट इन्फॉर्मिंग रिप्रेजेंट हाउस ऑफ द टर्म। देखो आप चाहे या तो लोकसभा में हो, राज्यसभा में, स्टेट असेंबली में हो, आपको एक लिमिटेड होती है कि आप ऐसा नहीं कि मेंबर बन के उसके बाद हाउस में नहीं जाओगे, आपको कुछ समय दिया, तो कितने दिन का समय हो, 60, 90, 120, 150, तो आप अब पढ़ते तो आपको 60 डेज का समय दिया जाता है। अगर आप स्पीकर ऑफ लोकसभा या वाइस प्रेसिडेंट को, जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन अपर हाउस होता है, उनको नहीं बताते, तो आपको क्या कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है या टर्मिनेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज द राइट टू वोट इन द इलेक्शन टू बोथ लोकसभा एंड राज्य। देखो कौन ऐसा है, इसमें से ऑप्शंस में से आप देखोगे जिसमें आपको लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में वोट देने का अधिकार है। तो सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो इसी को लोकसभा बोलते, तो वो अपने आप को वोट तो करेंगे नहीं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी सही नहीं है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी सही नहीं है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ये सही है। आपको पता है राज्यसभा के सांसदों को भी एमएलए वोट करते हैं, और लोकसभा के चुनाव में तो वोट सभी करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा,
डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट से ए मनी बिल पास बाय लोकसभा इज डीम्ड टू हैव बीन पास बाय राज्यसभा व्हेन नो एक्शन इज टेकन बाय द राज्यसभा विद इन। देखो आपको पता है मनी बिल में पावर किसका होता है, लोकसभा का पावर। तो राज्यसभा के पास कितने दिन होते हैं, हम आसानी से लगा सकते हैं, ओनली 14 डेज, 14 दिन होते हैं। यस या नो, वो बिल वैसे ही पास मान लिया जाता है। ऐसे इजी क्वेश्चन भी बच्चे कई बार गलत करके आए थे, इसलिए इनको ढंग से आप थोड़ा सा क्लियर होके आप देखिए। द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज हेल्ड इन कनेक्शन विद। जो आपकी ज्वाइंट सिटिंग बैठती है, आपको पता है ज्वाइंट सिटिंग बहुत रेयर केस में बैठती है, तो कौन से बिल पर बैठती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर, मनी बिल पर, ऑर्डिनरी बिल पर, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। आप अच्छी तरह जानते हैं कि देश में सिर्फ ऑर्डिनरी बिल पर ही हमारे देश में क्या होता है, ज्वाइंट सिटिंग बैठती है, ठीक है। इसलिए आर्टिकल जिसका डिस्क्रिप्शन 108 में दे रखा है, तो ऑर्डिनरी बिल के सब्जेक्ट पर बैठती, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देश के इतिहास में अभी तक 3 बार ऐसा हुआ है, 3 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑथराइजेशन ऑफ फॉर द विड्रॉ ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम। देखो आप पता है आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसको संचित निधि भारत की कहा जाता है, जिसके बारे में 266 आर्टिकल में मेंशन हुआ है, तो उसके अप्रूवल किसका लिया जाता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को। पता है बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के आप कोई भी बजट या कोई भी कंसोलिडेटेड फंड से चीज नहीं निकाल सकते, इसलिए किसका अप्रूवल चाहिए आपको, ऑप्शन बी द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट, द फर्स्ट ज्वाइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज हेल्ड इन कनेक्शन विद। देखो पहली क्वेश्चन है कि पहली बार हमारी जो जिसको ज्वाइंट सिटिंग बोल, संयुक्त संसदीय बैठक वाला जो मामला, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट है, वो कब बैठी थी। तो मैं आपको बता दूं, इसमें डाउरी एबोलिशन बिल देगा, हिंदू कोड बिल देगा, बैंक नेशनलाइजेशन और गोल्ड कंट्रोल। तो मैं स्पष्ट बता दूं 1961 ऑप्शन आपका पहले ही सही है, डाउरी एबोलिशन बिल में बैठी थी। उसके बाद बैंक नेशनलाइजेशन बिल, उसके बाद पोटा एक्ट में बैठी थी 2001-2002 में, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ गया तो डाउरी एबोलिशन बिल में हमारी ज्वाइंट सिटिंग की मीटिंग 1961 में हुआ, तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट द स्टार्ट क्वेश्चन। देखो मैंने बोला था स्टार्टिंग में पार्लियामेंट से क्वेश्चन, तो पार्लियामेंट से जो क्वेश्चंस में आता है उसमें ये आता है स्टार्ट क्वेश्चन। आपको पता है स्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है ना। स्टार्ट क्वेश्चन यानी जिसको आप, जिसमें स्टार, जिसको आप हिंदी में तारांकित प्रश्न बोलते हैं। तारांकित प्रश्न के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अब आपको इसके बारे में बताना है। आंसर इज गिवन ओरल बिल्कुल सही है, इसका आंसर जो ओरल दिया जाता है। आंसर इज गिवन रिटर्न, तो ये सही नहीं है, रिटर्न नहीं दिया था। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, बिल्कुल सही, आप पूछ सकते हो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड, ये नहीं हो सकता। आंसर कैन बी डिस्कस, ये भी नहीं हो सकता। स्पीकर कंट्रोल आंसर, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये 2 आंसर हो सकते हैं, आंसर इज गिवन ओरल और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। तो ये 1 और 3 कहां दिख रहा है आपको, 1 और 3, ठीक है ना। तो याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, कोई आंसर वगैरह नहीं तो डिस्कस होगा, फिर इसमें मिनिस्टर जो है वो क्या करते हैं, कोई आपके आंसर देते हैं। हु नॉमिनेटेड द चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमिटी। देखो अब बात हो रही है कि नॉमिनेट कौन करता है, जो चेयरमैन ऑफ पीएससी होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, नहीं करता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करता है, नहीं करता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा बिल्कुल करता है, यही व्यक्ति करता है। कि कौन पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनेगा, वो तय कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। और वैसे इसका अध्यक्ष कौन बनेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन, लेकिन उसको अपॉइंटमेंट कौन करेगा, नॉमिनेट्स स्पीकर ऑफ लोकसभा करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द ज्वाइंट पार्लियामेंट्स कमिटी, जिसको जेपीसी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट थी। एग्जामिन द 2G स्कीम। देखो आप पता है कि बहुत सारे स्कीम होते, जिसमें 2G स्कीम जो हुआ था बहुत बड़ा स्कीम था। तो उस 2G स्कीम में उस कमिटी को, उस जो कमिटी थी जेपीसी, उसको उसका लीडर या उसका अध्यक्ष कौन था, मुरली मनोहर जोशी जी थे, पीसी चाको थे, एबी वर्धन थे और सीताराम येचुरी थे। देखो मैं स्पष्ट बता दूं, ये फेमस थी पीसी चाको। इसके 2G स्पेक्ट्रम जो हुआ था उसके क्या थे,
उसको लीड किया था, उसके अध्यक्ष थे उस कमेटी के, तो ये बड़ा फेमस नाम था। ऐसे भी क्वेश्चन आपके आते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए फाइनेंशियल कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट। देखो पता है हमारे देश की पार्लियामेंट में दो तरह की कमेटी होती है, एक एडहॉक कमेटी होती है और एक होती है परमानेंट कमेटीज। ठीक है, एडहॉक कमेटी अस्थायी होती है, तो परमानेंट कमेटी ऐसी होती है जिसमें परमानेंट कमेटी में फाइनेंशियल कमेटी वगैरह ऐसी बहुत सारी कमेटी होती है। तो पूछा फाइनेंशियल कमेटी कौन कौन सी इनमें से, तो फाइनेंशियल कमेटी 3 टाइप्स की होती है। अब इनमें देख लेते हैं अगर वो है तो। एस्टीमेट कमेटी बिल्कुल होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी ये भी होती है, और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग ये भी होती है, तो ये भी बिल्कुल होती है। ज्वाइंट कमेटी ये नहीं होती, सैलरी अलाउंस ये नहीं। तो ए बी सी कहां दिख रहा है आपको, ए बी सी, ऑप्शन सी में दिख रहा है ए बी सी, तो ए बी सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट, द स्टेज इन द नॉर्मल फाइनेंशियल लेजिस्लेशन इंक्लूड। देखो अब फाइनेंशियल लेजिस्लेशन के बारे में पूछा गया, यानी एक तरह से बजट का क्वेश्चन है, तो क्या चीज है, प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट बिल्कुल होता है, डिस्कशन ऑन द बजट ये भी होता है, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल ये भी होता है बजट के समय, वोट एंड अकाउंट। देखो वोट एंड अकाउंट एक अलग प्रोसेस होती है, और पासिंग ऑफ द फाइनेंशियल बिल ये भी होता है। तो 1 2 3 5 होगा, तो कहां दिख रहा है आपको 1 2 3 5, ये यहां दिख रहा है। तो आपको कई बार पार्लियामेंट की सारी टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, ऐसे जैसे वोट एंड अकाउंट क्या, तो वोट एंड अकाउंट एक अलग प्रोसेस है, जब आपको कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना होता है तब वोट एंड अकाउंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन वही आ गया, वोट एंड अकाउंट परमिट्स यूनियन गवर्नमेंट टू, तो किस कंडीशन में आप निकालते, गो फॉर पब्लिक लोन नहीं, बोरो मनी फ्रॉम द रिजर्व बैंक ये भी नहीं है, गिवन ग्रांट एड टू स्टेट ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों नहीं है। फिर उसके बाद क्या, विड्रॉ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर स्पेसिफिक पीरियड, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के, आप कंसोलिडेटेड फंड से ही स्पेसिफिक पीरियड में पैसा निकालते हो, इसी को वोट्स ऑन अकाउंट प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट, मनी बिल हैज बीन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल, कहां पर उसकी डेफिनेशन के बारे में तो आपको स्पष्ट पता है, आर्टिकल 110 110 में मनी बिल की डेफिनेशन दे रखी है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको कंसिडर करना है क्या चीज सही है। द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर ऑफ द दैट हाउस। देखो अब डिप्टी चेयरमैन तो बिल्कुल मेंबर होता है, चेयरमैन नहीं होता है, तो ये तो सही नहीं है। दूसरा है, व्हाइल द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैव नो वोटिंग राइट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन, दे हैव राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अब नॉमिनेटेड मेंबर को आपको पता, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ ओनली इलेक्टेड करते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दोनों करते, तो ऑप्शन जो सेकंड है वो राइट जा रहा है। अब आपको देखना है सिर्फ ओनली 2 सही है, तो बी ऑप्शन आपका आ जाएगा, ओनली 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हेन ए बिल इज रिफर्ड टू ए जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इट हैज टू बी पास। देखो जॉइंट सिटिंग के बहुत क्वेश्चन आए, तो क्वेश्चन ये कि जब जॉइंट सिटिंग बिल, जब कमिटी बैठती है, जब जॉइंट सिटिंग पूरे लोग बैठते, तो वो बिल किस मेजोरिटी से पास होता है, सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग, बिल्कुल राइट, यही ऑप्शन सही है ना, सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, जितने लोग वहां पर होते हैं उनकी, ठीक है, मेजोरिटी के बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द राज्यसभा, फिर राज्यसभा के बारे में पूछ ले, क्या इसमें सही है। इट इज नॉट ए सब्जेक्ट डिसोल्यूशन, ये भी सही है। इट हैज ए टर्म ऑफ 5 ईयर, ये भी सही है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 years, ये भी सही है। इट्स मेंबर शेल नॉट बी लेस देन 25 years। देखो ऑप्शन 4 थे जो गलत है, क्योंकि यहाँ जो राज्यसभा के मेंबर होती है उनकी एज लिमिट 30 होती, 25 नहीं होती। तो सही कौन कौन से, 1 2 और 3, 1 2 3 आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो राइट आंसर 1 2 3। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे जो क्वेश्चंस है वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, और उन क्वेश्चंस के बारे में हम ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें हम पॉलिटी के स्पेशल जो चूज किए क्वेश्चंस को आपके बीच में लेके आ रही है। हमारे साथ आप हर लेक्चर्स में बने रहिए, हम आपके बीच में बहुत जल्दी नए नए वीडियो और भी लेक्चर आएंगे। और मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि अगर हमारा और भी लेक्चर देखना है तो हमारा FD है ऑनलाइन, आप कहां पर जाकर, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट।